हेलो। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से वही रटा रटाया मैटर, रटा रटाया चैप्टर, रटी रटाई बात लेकर के आप लोगों के सामने आया। आप लोग सोचेंगे कि ये रटी रटाई बात क्या है। वही जिसका माला आप सब लोग 24 घंटा रटते हो, नौकरी 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 नौकरी, उसी को लेकर के मैं आपके सामने आया। चलो ठीक है, माला जपते हो, तैयारी करते हो, लेकिन क्या नौकरी या जॉब जो है, इसके पीछे जो भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो लोग भाग रहे हैं नौकरी के पीछे, जॉब के पीछे, इसका संबंध है जो मैं चर्चा कर रहा हूं यह सरकारी नौकरी से है। क्योंकि इसका क्रेज भी ऐसा चल गया है, इसका क्रेज भी इतना खतरनाक है कि बच्ची वाले को देखो तो वो कहता है कि क्या बच्चा सरकारी नौकरी में है। बच्चे वाले को देखो तो पूछते हैं यदि बच्चा सरकारी नौकरी में है तो क्या बच्ची भी सरकारी नौकरी में है। बच्चा यदि सरकारी नौकरी में है तो सीधे 20 लाख 50 लाख और 1 करोड़ आदि विभिन्न विभिन्न प्रकार की नगदी शादियां होती हैं। लोग जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, एक शासकीय नौकरी को, एक सरकारी नौकरी को पाकर के एक अपना गुरूर, अपना अभिमान, अपना सम्मान समझते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या यदि आप ये सब पाना चाहते हो तो आपने इसके लिए किया क्या। मुख्य टारगेट मेरा यही है कि आपने लक्ष्य बनाया कि हमें शासकीय नौकरी पाना है, तो आपने शासकीय नौकरी पाने के लिए क्या किया, क्या तैयारियां की, आपकी स्थिति कैसी है, आप क्या इसे कर पाएंगे या नहीं। तो जी हाँ, आप कर पाएंगे, लेकिन कब कब आप शासकीय नौकरी को पा सकते हैं, क्या आपने कभी सोचा है। नहीं, सीधा सीधा काम किया, फॉर्म आए, नोटिफिकेशन आया, विज्ञापन आया, हमने फॉर्म डाल दिया, फॉर्म डाला और फॉर्म डालने के बाद 2-2.5 हज़ार की पुस्तक ले आए। क्या किया, 2,000 रुपये 3,000 की सीधे सीधे से जाकर के मार्केट से पुस्तक खरीद ली। भैया काय काय की पुस्तक चाहिए। अरे भैया, ए दुकानदार भैया, हमने पुलिस को फॉर्म डालो, एमपी पुलिस को, हमने यूपी पुलिस को फॉर्म डालो, किताब दे दो। उन्हें रटे रटाए मार्केट में जो आज सेलिंग बुक्स चल रही हैं उनको लिया, उस किया, 2 दिन 4 दिन पढ़ा और सीधे एग्जाम दे दी। जरा सोचो, इससे होगा क्या, क्या इससे आपको सफलता मिलेगी, या आपका जो ये मार्ग है क्या ये सफलता की निशानी दे रहा है। नहीं, आप सोचो, जागो, उठो। सफलता पाने का मूल मंत्र क्या है। सफलता का मूल मंत्र क्या है। सफलता का जो मूल मंत्र है वो है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत। क्या आप कड़ी मेहनत करके सफलता पा सकते हैं। हाँ, लेकिन निश्चित नहीं, क्योंकि एक उदाहरण से समझो। मैं आपके सामने एक उदाहरण लेके आता हूं। एक सर्कल को समझो। इस सर्कल में आप यहां खड़े हुए हैं। कहां खड़े हैं, यहां खड़े। आप खूब मेहनत करते हैं, आप 0 से 2 किलोमीटर यहां चलते हो। यहां चलने के बाद
फिर 2 किलोमीटर वापस आ जाते हो। टोटल दूरी होती है 4 किलोमीटर। कितनी हो गई? फिर यहाँ से आप 2 किलोमीटर चलते हो और फिर वापस आ जाते हो। टोटल दूरी 4 किलोमीटर। फिर चलते हो 2 किलोमीटर और फिर वापस आते हो। टोटल दूरी फिर 4 किलोमीटर। ठीक है। फिर यहाँ से चलते हो और फिर वापस आ जाते हो। टोटल दूरी फिर 4 किलोमीटर। आप निरंतर, ध्यान रखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने निरंतर प्रयास किया, ठीक है, आपने निरंतर प्रयास किया और टोटल दूरी आपकी हो गई 16 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर ली आपने? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर चलने के बाद भी आपका परिणाम क्या है? 0। आपने कड़ी मेहनत की, निरंतर मेहनत की और आपका परिणाम क्या निकला? 0। यानी आप जहां से चले थे उसी बिंदु पर आकर के वापस से खड़े हो गए, लेकिन चलना जरूरी था। यदि चलोगे नहीं तो भी आप शून्य पर हो। लेकिन अब इस बात को समझना है कि यदि यही 4 किलोमीटर आपने किसी एक दिशा में प्रयास किया होता, क्या 4 किलोमीटर यदि आपने किसी एक दिशा में प्रयास किया होता तो आपकी टोटल चली गई दूरी 16 किलोमीटर होती और परिणाम यानी रिजल्ट भी आपका क्या होता? 16 किलोमीटर होता। दोनों बातों को समझना है। यहां आपने 4 किलोमीटर चला, 4J चले, 4A 4A, टोटल दूरी आपने 16 किलोमीटर तय की, लेकिन इसका परिणाम जो निकला, इसका जो रिजल्ट आया वो 0 किलोमीटर था। क्या था? 0। परंतु यहां जो आपने दूरी तय की और एक ही दिशा में तय की, वो टोटल आपकी 16 किलोमीटर थी। कितनी थी? और उसका परिणाम भी क्या निकला कि आप अपने मूल बिंदु से 16 किलोमीटर दूर स्थित हो। यानी आप जो लक्ष्य पाना चाहते थे उस लक्ष्य पर पहुंच गए। तो ध्यान रखो, कड़ी मेहनत तो जरूरी है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ दिशा जरूरी है। यदि आपके लक्ष्य में, आपके लक्ष्य में दिशा नहीं है, क्या नहीं है? दिशा नहीं है, तो मेहनत का कोई मूल्य नहीं। मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपके लक्ष्य में क्या नहीं है? दिशा नहीं है, तो आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। जैसे आप पहले देख चुके हो कि हमने 4 किलोमीटर चल करके और 16 किलोमीटर की दूरी तय की, परंतु हमारा जो परिणाम निकला यानी जो हमें रिजल्ट मिला वो 0 मिला। और एक दूसरा व्यक्ति था जिसने एक ही दिशा में 16 किलोमीटर की यात्रा की और उसका परिणाम निकला कि वह 16 किलोमीटर दूर है। मतलब कहने का ये हुआ कि आप सबसे पहले अपने लक्ष्य को, किसको? अपने लक्ष्य को निश्चित कर लो। पहले लक्ष्य निश्चित करो। क्या करो? लक्ष्य निश्चित। लक्ष्य निश्चित मतलब तुम्हें तैयारी काहे की करना है। मान लो चलते हैं, वर्तमान में एमपी पुलिस के फॉर्म 29 तारीख तक डाले गए थे, इसके बाद डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो ध्यान रखना है कि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एमपी पुलिस टारगेट करो।
क्या करो, एमपी पुलिस। एमपी पुलिस टारगेट होने के बाद आप इसके पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को निकलवा लो। पाठ्यक्रम, इसका पाठ्यक्रम क्या है, ये पूछना हमसे क्या चाहता है। इसके बाद पुराने पेपर, पुराने पेपर यानी इससे पहले जो एमपी पुलिस के एग्जाम हुए, इसने हमसे पूछा क्या था, इसका पाठ्यक्रम क्या था और वर्तमान में इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसके पुराने पेपर कैसे थे, इसने पूछा हमसे क्या था। जब हम इन दोनों का एनालिसिस कर लें, क्या कर लें, एनालिसिस, इसके बाद अंकार करना है। पहले लक्ष्य निश्चित कि हमें किसकी तैयारी करना है, इसके बाद उसका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम हमारा प्रिंटर होना चाहिए, प्रिंटर, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। उस प्रिंट पाठ्यक्रम को अपने सामने रखना है, क्या करना है, सामने रखना है, इस बात को ध्यान रखो। पाठ्यक्रम हो गया, पुराने पेपर हो गए, दोनों का सबसे पहले पूर्ण रूप से अध्ययन करना है। दोनों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद हमें अपने पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहले ऐसे चैप्टरों को यानी ऐसे अध्यायों को, ऐसे अध्यायों को टारगेट करना है, टारगेट करना है जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे अध्यायों को, ऐसे चैप्टरों को टारगेट करो और सबसे पहले उन्हीं चैप्टरों को कंप्लीट कर लो। क्या कर लो, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे अध्यायों को टारगेट करो और उन अध्यायों को टारगेट करने के बाद उन पर काम करना शुरू कर दो, यानी उनको सबसे पहले कंप्लीट करो। इसके बाद जब तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाए, यानी सिलेबस तुम्हारा कवर हो जाए धीरे धीरे करके, अब कैसे करोगे, निश्चित बांटो, उसको भागों में बांटो। हमें कितनी बार इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, हमें कितने बार इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसमें उसको डिवाइड कर लो। मान लो कि जैसे भूगोल है, एमपी का भूगोल, एमपी का भूगोल है, इसमें 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं। और 10 में से ऐसे 5 अध्याय हैं कि जो 10 में से ऐसे 5 अध्याय हैं जो एमपी पुलिस में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले उनको कंप्लीट कर लो। उनको कंप्लीट होने के बाद इन 5 को, जो इन 10 में से 5 शेष बचे, उनको कंप्लीट करो। 10 अध्याय जब तुम्हारे कंप्लीट हो जाए तब फिर उसको एक बार पुनः 2-2 अध्याय, एक अध्याय, जैसे आपकी अध्ययन करने की शक्ति हो उस आधार पर बांट लो। क्या कर लो, बांट लो। और ध्यान रखे, इन सब बातों के बाद निरंतरता अति आवश्यक है। निरंतरता, निरंतरता यानी लगातारता, यानी लगातार, गैप ना हो अध्ययन में, क्या ना हो, गैप ना हो, कोई अध्याय ना छूटे, कोई चैप्टर ना छूटे। हमें उन चीज़ों को लगातार पढ़ना है। जब हम उस चीज़ को लगातार पढ़ेंगे, निश्चित नियम के अनुसार पढ़ेंगे, लक्ष्य निश्चित होगा। हम फॉर्म किसी के भी डाल सकते हैं, बात अलग है।
हम पेपर कोई भी दे सकते हैं, बात अलग है, लेकिन हमें उस दिन तक तैयारी उसी चीज़ की करनी है जिसका हमारा लक्ष्य है। 1 साल बाद नहीं आएगा कोई बात नहीं, 2 साल नहीं आएगा कोई बात नहीं, 3 नहीं आएगा कोई बात नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 साल बाद तो वो एग्ज़ाम आएगा कि नहीं आएगा। और जब वो आएगा तो हमें उसमें से एक पद चाहिए। कितना चाहिए? एक पद। इस बात को ध्यान रखना है और उन 6 वर्षों तक तुम्हें लगातार उसी को टारगेट करके तैयारी करनी है, क्योंकि जब भी तुम्हारा एग्जाम हो तुम उसमें अपना 100% दे सको। यदि लक्ष्य विहीन तैयारी होगी आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास पाठ्यक्रम का, यदि आपको लक्ष्य बन भी गया कि हम इस चीज़ की तैयारी करना है और उसका पाठ्यक्रम आपको मालूम नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। यदि पाठ्यक्रम मालूम भी है, आप पुराने पेपरों को ध्यान दे करके नहीं तैयारी कर रहे, तो आप शायद कुछ हद तक कुछ कर पाए, बाकी सफल नहीं हो सकते। यदि आपके अंदर ये सब बातें होने के बाद भी आपके अध्ययन में, आपकी पढ़ाई में निरंतरता नहीं है, यदि आप उसमें लगातार अध्ययन नहीं करते हो, गैप दे रहे हो बीच में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इन सब बातों के होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको प्रैक्टिस करना है। काहे की प्रैक्टिस? पेपर हल करना है। पेपर हल करना। यदि आपने अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद आपने सिलेबस आपका कवर हो गया है, आपकी निरंतरता भी अच्छी रही है, और यदि आपने पेपर हल नहीं किया है तो आपके 90% चांस सफल होने के बनते हैं, लेकिन 10% चांस ऐसे हैं कि आप असफल हो सकते हो। तो ध्यान रहे, यदि आप अध्ययन करने के बाद पेपर हल करते हैं तो फिर मैं आज आपको लिख करके दे देता हूँ कि आप 100% सफल हो जाएंगे। लेकिन मूल बातों का ध्यान रखना है, जहाँ से मैंने इस बात शुरू की थी। सबसे पहले लक्ष्य करना क्या है, काहे की तैयारी करना, उसका पाठ्यक्रम बोले तो सिलेबस कैसा है, उस सिलेबस सामने होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। एक एक चैप्टर जिसको पढ़ते जाओ उसमें टिक करते जाओ। सिलेबस कवर हो जाता है, वो है पूरे में टिक हो जाता है, उसको अलग कर दो, नया सिलेबस उसी का प्रिंट करवा के फिर से रखो, या लिख करके रख लो किसी कागज में, एक ही बात है। तो पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम इस प्रकार से जैसे बताया, पाठ्यक्रम के बाद ओल्ड पेपर यानी पुराने पेपरों का अध्ययन करो। उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, और नए क्वेश्चन कैसे आने की संभावना हो सकती है, इसको रखना है। पुराने पेपर के बाद आपका अध्ययन, और अध्ययन में निरंतरता। कैसे? निरंतरता। यदि निरंतरता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस निरंतरता में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपके साथ। स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में घटना घटी होगी। यदि आप विद्यालय लगातार जाते हैं, आप अपने अंदर एक पॉजिटिव आते हैं, यानी आप अपने आप एक सकारात्मक ऊर्जा पाते हैं, और जब कभी आप किसी कारणवश स्वास्थ्य खराब होने की वजह से या कोई समस्या आने की वजह से विद्यालय 1 से 2 दिन नहीं जा पाते, तो फिर आपके अंदर एक आलसीपन आ जाता है और लगता है कि अब आज नहीं गए तो अब नहीं जाना स्कूल। फिर इसी प्रकार से महीनों से सालों बीत जाते हैं और आप एक विद्यालय में पिछड़ जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। इसी प्रकार से इसमें होता है निरंतरता। लक्ष्य, पाठ्यक्रम, पुराने पेपर, निरंतरता, और निरंतरता के बाद जब ये सब क्लियर हो गया तो पुनः से पुराने पेपर, ध्यान रखना, ओल्ड पेपर या हल प्रश्न पत्र, या मतलब हल प्रश्न पत्र भी तैयार कर सकते हो, या मॉडल पेपर। कौन सी पेपर? मॉडल पेपर। ये हल करना जरूरी है। यदि आप इतना करते हो तो निश्चित है कि आपकी सफलता 100% निश्चित।
अब हम कुछ बात और कर लेते हैं जो आगे आपको काम आएगी। अपन बहुत बड़े एग्जाम की बात नहीं करते आपके साथ, क्योंकि हमें तो जॉब पाना है। हम पहली बार जॉब में, हमारे परिवार से कोई जाना चाहता है, कोई पहली बार जा रहा है, ऐसे व्यक्ति यदि बड़ा टारगेट नहीं कर पाते, जिनके पास बड़ा टारगेट है उनके पास ये सब जानकारी जो मैं दे रहा हूँ पूर्ण रूप से अच्छी तरह से है, और जिसके पास नहीं है वो यहाँ से इन सब बातों को ध्यान में दे सकता है। और जो ये बताया गया है सबको मालूम है, लेकिन करता कोई नहीं है, और जो करता है वो सफल हो जाता है। मैं सबसे प्रमुख एक बात और बता देता हूँ। लोग अनिश्चित हैं, आज कुछ पढ़ते हैं, कल कुछ पढ़ते हैं, परसों कुछ पढ़ते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं बता दूं, जो प्रारंभिक तैयारी करते हैं, पहली बार तैयारी की ओर जाते हैं, वो कुछ बातों को ध्यान रखें। यदि एमपी की तैयारी आप करते हैं तो बस सिलेबस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा और कुछ नहीं। देखो, रीजनिंग आप कहीं से भी ऑनलाइन या किसी बुक के माध्यम से कंप्लीट करें। रीजनिंग के बाद गणित, इन सब की पुस्तकें आदि आती हैं, बाज़ार में अवेलेबल है, आप जिससे भी अध्ययन करते हैं उससे कर सकते हैं। रीजनिंग और गणित, इनको इसके 34 चैप्टर और इसके 28, गणित के कितने चैप्टर हैं, शायद लगभग 34 हैं, 34, और इसके हैं 28। ये चैप्टर कंप्लीट कर लो। एक, यदि आपको क्लियर नहीं है, लक्ष्य निश्चित नहीं है, आप कोई क्लियर बात तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है, कि जो भी फॉर्म आया हम उसका फॉर्म डाल देते हैं, तो इन चीज़ का ध्यान देना है कि हमें पहले मैथ तैयारी करना है और रीजनिंग तैयार करना है। जब हमारे मैथ रीजनिंग तैयार हो जाए तो है मध्य प्रदेश का इतिहास, लक्ष्य विहीन लोगों के लिए है, राजनीति, भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास, भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश की राजनीति, भारत की राजनीति, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत का भूगोल। ध्यान रखें, गणित, रीजनिंग, इतिहास, राजनीति और भूगोल, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का और भारत का दोनों का है। इतिहास किसका? मध्य प्रदेश का और भारत का, राजनीति मध्य प्रदेश की, भारत की, भूगोल मध्य प्रदेश की और भारत की। इसके बाद हिंदी, और हो सके तो इंग्लिश, हो सके तो इंग्लिश, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपको ये मालूम नहीं है कि हम तैयारी काहे की कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले रीजनिंग, गणित, इतिहास, राजनीति, भूगोल और हिंदी, इनको आप कंप्लीट कर लें। और सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर। यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं, यदि आपका लक्ष्य निश्चित नहीं है, आपका उद्देश्य निश्चित नहीं है और नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम इतना अच्छी तरह से निरंतरता के साथ पढ़ना ही होगा। अब हम आगे प्रश्न पर चलते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों यदि ऐसा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को सफलता ईश्वर दे। और हम इस पर वीडियो कभी कभी डालते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए हम थोड़े थोड़े वीडियो डालते रहें, ताकि आपको एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और कुछ प्रश्नों के आंसर मिलते रहेंगे। एक बात और हम करना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो बात अभी तक की जो बात थी वो हुई कि तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, सिलेबस क्या होगा।
अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम पढ़ते तो खूब हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। क्या नहीं होता? याद। तो आपको बता दें, याद किसी को नहीं होता है, याद किसी को नहीं होता है, याद करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जब हम कक्षा 1 से लेकर के 5 तक में अध्ययन करते थे, आज हम तैयारी के मूड पर हैं, यानी हम कम से कम 20 साल से लेकर के 25 और 30 साल की उम्र के व्यक्तियों से बात कर रहे हैं। तो 20 से 25 के बीच या 30 के बीच के जो व्यक्ति हैं वो याद करें कि तुम्हारे साथ कक्षा 1 से जो 5 तक के बच्चे थे, वहाँ यदि आपके साथ 50 बच्चे अध्ययन कर रहे थे तो शायद उसमें से आपको 5 या अधिकतम 10 बच्चों के नाम याद हो। क्यों? और होंगे भी नहीं, क्योंकि जिस 40 बच्चे जो यहाँ के हैं, उन 40 बच्चों को आपने दोबारा कभी देखा नहीं है, या वो तुम्हें दोबारा कभी मिले नहीं हैं, या उनसे तुम्हें दोबारा कभी काम नहीं पड़ा। यानी कहने का अर्थ हुआ आपने रिवीजन नहीं किया। क्या नहीं किया? रिवीजन नहीं किया। ध्यान रखना, क्या नहीं किया? रिवीजन नहीं किया। अब ये 5-10 बच्चे आपको क्यों याद हैं? ये 5-10 बच्चे इसलिए याद हैं क्या तो वो आपके पड़ोसी हैं या आपके रिलेटिव हैं, जिनसे आप माह 2 माह 2 दिन 4 दिन आदि में मिलते रहते हैं। आदि में मिल इनमें से भी 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो आपको कई वर्षों के बाद मिले होंगे, लेकिन आप उनको पहचान सकते हैं। क्यों? उनकी हरकतों की वजह से। हरकतें का कहने का अर्थ मेरा ये है कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ें तो सबसे पहले उसका अर्थ अपने उसमें लगाएं, अपनी भाषा में लगाएं, अपनी लैंग्वेज के आधार पर लगाएं और उसको अपने मानस पटल पर चित्रित करें। क्योंकि ऐसे जो क्रिएटिव टाइप के बच्चे होते हैं, जिसको अपन गांव की भाषा में लोफड़ भी कहते हैं, या शरारती बच्चे होते हैं, वो बच्चे तुम्हें हमेशा याद रहते हैं। या उनके साथ कोई जीवन में अचानक कोई ऐसी घटना घट गई हो तुम दोनों लोगों के बीच में, तो वो बच्चे याद होंगे। बाकी 40 बच्चे रिवीजन ना होने के कारण, दोबारा ना मिलने के कारण और उनमें नीरसता होने के कारण, आपके अच्छे संबंध ना होने के कारण आप उनको याद नहीं कर पाए। इसी प्रकार से आपके 6 से 10 तक के बच्चे होंगे। 6 से 10 तक जो आपके साथ में थे बच्चे, उसमें से कुछ ही याद होंगे। हम बात कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, 2 से 5 बच्चे याद होंगे। इसी प्रकार 12वीं से लेकर के कॉलेज तक के जो बच्चे होंगे वो भी आपको 5 से 10 बच्चे याद होंगे। क्यों? यही क्यों? बाकी लोग की याद क्यों नहीं? उसमें कोई भी लॉजिकल बात नहीं है। सीधी सी बात है कि आप इन 2 बच्चों के 2 से 5 बच्चों के, यहाँ 5 से 10 बच्चों के संपर्क में बने रहते हैं। क्या? संपर्क में बने रहते हैं, इसलिए ये सभी बच्चे आपको आज भी याद हैं। और जिनसे आप संपर्क में नहीं रहते हैं उनके या तो आपको चेहरे याद हैं लेकिन नाम याद नहीं है, या नाम याद है तो चेहरे याद नहीं है। ऐसी स्थिति बनती। इसी प्रकार से हमारी तैयारी में होता है कि हम जिस चीज़ को बार बार पढ़ते हैं वो सिलेबस याद हो जाता है, और जिस चीज़ को हम नहीं पढ़ते वो हमें हमारे मानस पटल से निकल जाता है। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि हमें रिवीजन करते रहना चाहिए। यदि हम रिवीजन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाएगी। ठीक है? और रिवीजन यदि नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात से सहमत होंगे, हमारी बात को समझे होंगे, और आप इसमें हमें और आपको कौन सी जानकारी चाहिए, आपके पास क्या समस्या है, हमारे पास उसका निदान है। हम आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, शायद आपके काम आ जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है? धन्यवाद।